आज मैं आप लोगों को पैथोलॉजी ऑफ द कोरोना वायरस और उसका मैनेजमेंट बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस की पैथोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले दो बातों का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोरोना वायरस का मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो कोरोना वायरस बहुत सारे प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसको एस प्रोटीन भी कहते हैं। एस प्रोटीन हमारे बॉडी में जो एस रिसेप्टर पाए जाते हैं उस पर अटैचमेंट का जिम्मेदार होता है। इस तरह से जब कोरोना वायरस सबसे पहले लंग्स को प्रभावित करती है, वायरस लंग्स में एल्विलाई के अंदर जाता है और एल्विलाई के अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल पाए जाते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल के ज़रिए जो उसके ऊपर एस रिसेप्टर होता है उसी पे वो सबसे पहले वायरस फ्यूज होता है। वायरस के फ्यूजन से पहले दोनों में यानी वायरस के अंदर भी और रिसेप्टर के अंदर भी मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन में एस रिसेप्टर के मॉडिफिकेशन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीएज सेरिन एंजाइम होता है जो उसको मॉडिफिकेशन करता है एस रिसेप्टर का, और वायरस का भी मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के बाद दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद वायरस सेल के अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाता है, इसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जब सेल साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, एक वेसिकल्स के रूप में होता है। उसके बाद क्या होता है, लाइजोसोम्स जो आता है इस वेसिकल्स को डिसॉल्व कर देता है और उसके अंदर से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो वायरस का जीनोम मटेरियल है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये राइबोसोम को अट्रैक्ट करता है। जो होस्ट सेल का राइबोसोम है उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद राइबोसोम और जो वायरस का आरएनए था मिलकर पॉलीप्रोटीन बनाते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ आरएनए जो होता है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ज़रिए बहुत सारे मोर कॉपीज़ ऑफ आयरन बना देते हैं। इस तरह से बहुत सारे आरएनए के कॉपी बन जाते हैं और जो पॉलीप्रोटीन है उसको प्रोटीनेज एंजाइम जो होता है उसको बहुत सारे प्रोटीन में तोड़ देता है। यानी वायरस के बनने में जो क्राउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का बना होता है। वो सारे प्रोटीन में पॉलीप्रोटीन टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी आरएनएस के कॉपी बने थे और जो प्रोटीन बना है सब मिलकर गोल्गी एपरेटस में जाते हैं और असेंबल होकर नए वायरस बन जाते हैं। उसके बाद सेल के अंदर से जितने भी नए वायरस बने हैं बाहर जाते हैं। जब इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जब ये वायरस बाहर निकलता है उस समय सेल क्या होता है, सेल पूरी तरीके से डेड हो जाता है। यानी टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल जो एल्वेलाई में होती है ये डेड हो जाती है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट होता है। जब टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल डेड हो जाती है तो इसके अंदर से साइटोकाइंस का सिक्रेशन होता है। साइटोकाइंस का सिक्रेशन होता है और इंटरफेरॉन्स अल्फ़ा एंड बीटा का सिक्रेशन होता है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा का काम ये रहता है कि बाकी जो एल्वेलाई के अंदर सेल हैं उसको इन्फॉर्म करती है ये कि समथिंग कमिंग हेयर, कोई ना कोई चीज़ आया है, यानी कोई ना कोई वायरस है यहाँ पे, इन्फॉर्म कर देता है सबको। तो जो सारे सेल होते हैं वो एंटीवायरल पेप्टाइड बनाने में लग जाते हैं जिससे वायरस का मुकाबला कर सकें। इसके साथ साथ दूसरी तरफ साइटोकाइंस का स्टॉर्म होता है। साइटोकाइंस का जब स्टॉर्म होता है मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेट होता है तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, इंटरफेरॉन गामा, ये सारे इंटरल्यूकिन्स सिक्रीशन होता है। जब इंटरल्यूकिन का सिक्रीशन होता है तो इंटरल्यूकिन जो होते हैं ये कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज होने की वजह से जो कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल के बीच बीच में गैप हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एंडोथेलियल का जो फ्लूइड है
वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये एल्वुलाई में जाने लगता है, फिर एल्वुलार एडिमा हो जाता है। इस तरह से अगर आप निमोनिया की फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, जिसे स्टेज ऑफ कंजेशन कहते हैं, ये वो स्टेज होता है, स्टेज ऑफ कंजेशन में होता है। अब चूँकि फ्लूइड धीरे धीरे फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस में एल्वुलाई में भर जाता है, उससे गैसेस एक्सचेंज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कैपिलरी में और कैपिलरी से CO2 एल्वुलाई में जाती है। गैसेस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ठीक हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ जो CO2 एल्वुलाई में नहीं जा पाती है, CO2 जब एल्वुलाई में जाती है तो फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। तो चूँकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ठीक हो रहा है, उसकी वजह से CO2 कैपिलरी वेसल्स में बढ़ जाती है। CO2 के बढ़ने से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, हाइपोक्सीमिया की कंडीशंस हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होता है, पेशेंट को दमा लगता है, सांस फूलता है। इसके साथ साथ एल्वुलाई में धीरे धीरे और माइक्रोफेज जमा होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जमा हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स को इंटरल्यूकिन एक्टिवेट करता है। उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सिक्रीशंस होता है और प्रोटीज एंजाइम का सिक्रीशन होता है। जब न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि एल्वुलाई की बाकी सेल को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यानी टाइप 2 सेल भी डिस्ट्रॉय होता है और टाइप 1 सेल भी डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज हो जाता है। जब टाइप 1 सेल डैमेज हो गया तो टाइप 1 सेल क्या करता था, वो गैसेस एक्सचेंज कराता है, जिससे हाइपोक्सीमिया की कंडीशन फर्दर हो जाती है। सेकेंड थिंग, टाइप 2 सेल जब डैमेज होगा तो टाइप 2 सेल क्या करता था, सरफेक्टेंट बनाता था। सरफेक्टेंट कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेंशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, एल्वुलाई कोलैप्स होने लगते हैं। जब एल्वुलाई कोलैप्स होते हैं, फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और फर्दर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है। इस तरह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो साइटोकाइंस का स्टॉर्म होता है, उसका एक फंक्शन और है, ये कोगुलेंट प्रोकोगुलेंट को इंक्रीज़ कर देता है और दूसरा एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे वेसल्स के अंदर क्लॉट बनते हैं, क्लॉट, ब्लड क्लॉट। वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट को एनॉक्सापेरिन लो मोलेकुलर वेट हेपारिन का इस्तेमाल किया जाता है क्लॉट को रोकने के लिए। दूसरी चीज़, सेल के डिस्ट्रक्शंस की वजह से ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन भी बनते हैं। ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन जब बनते हैं, CNS को स्टिमुलेशन होता है वैगस नर्व के द्वारा, जिससे कफ सेंटर स्टिमुलेट होता है और कफ रिफ्लेक्स होता है, यानी ड्राई कफ पैदा होता है। उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन के बढ़ने से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है और वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यानी फीवर की कंडीशंस हो जाती है। इसके साथ साथ ब्रेडिकाइनिन ब्रोंकियल स्मूथ मसल को भी इरिटेट करता है। इरिटेट करने से क्या होता है कि ब्रोंको स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फर्दर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इस तरह से मल्टीपल मैकेनिज़्म के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ महसूस होता है। इस तरह एल्वुलाई के जो सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये सारी घटना घटती है। उसके बाद
ये जो एस रिसेप्टर होता है, एस सेकेंड रिसेप्टर, वो सिर्फ एल्वलाई में ही नहीं बल्कि बॉडी के और भी हिस्से में पाई जाती है। जब ये वायरस ऑल्फैक्टरी एरिया को डिस्ट्रॉय करता है तो स्मेल यानी स्मेल का महसूस होना कम हो जाता है। दूसरी चीज़, गस्टेटरी एरिया को जब डिस्ट्रॉय करता है तो टेस्ट स्वाद लेने में स्वाद महसूस नहीं होता है। लंग्स को प्रभावित कर रहा है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा होगी। धीरे धीरे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर का रिस्पांस होता है। उसके बाद मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर में पेशेंट चले जाता है। दूसरी चीज़, चूँकि जो कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है। हाइपोवोलेमिया के बाद हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन की वजह से पेशेंट को प्रॉपर रीनल परफ्यूजन नहीं हो पाता है। रीनल परफ्यूजन नहीं होने की वजह से BUN1 क्रिएट लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब लीवर की सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, इसके भी SGPT SGOT बढ़ जाते हैं। अगर कार्डियक को देखें तो कार्डियक फंक्शन भी स्लो हो जाती है क्योंकि कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट में डायरिया की कंडीशंस पैदा होती है। वो इस वजह से होती है कि ये वायरस इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। जब ये वायरस इंटेस्टाइन पे अटैक करता है यानी इंटेस्टिनल सेल को डिस्ट्रॉय करता है तो एब्डोमिनल पेन, नाजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया जैसी अलामत ज़ाहिर होती है। इस तरह से दोस्तों ये वायरस कैसे कैसे हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। जब मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में पेशेंट चले जाता है उस वक्त पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा जो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं वो किस तरह से, उनका एक्शन क्या है। सबसे पहली दवा क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता था। एक्चुअली ये क्लोरोक्विन का काम ये है कि ये वायरस की एंट्री को रोकती है। वायरस क्या करता था, स्पाइक प्रोटीन के ज़रिए वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है, एस रिसेप्टर से अटैच होता है। तो ये क्लोरोक्विन क्या करता है, ये फ्यूज़न को रोकता है जिससे फ्यूज़न नहीं हो पाता है और वायरस अंदर की तरफ नहीं जाता है। दूसरी चीज़, वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एसिडिक मीडियम का होना ज़रूरी है। तो ये इंडोसोमल pH को भी बदल देता है जिससे वायरस जीवित नहीं रह पाते हैं। तीसरी चीज़, क्लोरोक्विन का काम इम्यूनोमॉड्यूलेशंस करना है, साइटोकाइन स्टॉर्म को भी कम करता है। दूसरा, लाइसोसोमल एक्टिविटी को भी कम करता है। अब दूसरी चीज़, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम मैंने बताया था जिसके ज़रिए RNA जो होता है मल्टीपल कॉपी ऑफ द RNA बनाता है। अगर मल्टीपल कॉपी ऑफ आयरन नहीं बनेगी तो वायरस का प्रोडक्शंस नहीं होगा। इस तरह से हमारे जो कंपनी ने 2 दवाएं बनाई हैं, रेमडेसिविर और फेविपिराविर, इनका काम यही है दोस्तों कि ये RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिससे वायरस का रेप्लिकेशंस नहीं होता है, प्रोडक्शंस नहीं होता है। तीसरी दवा जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में एक रिसर्च हुआ कि कुछ पेशेंट में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कराया गया तो ये देखा गया कि डेक्सामेथासोन इस्तेमाल करने वाले पेशेंट में जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ गई है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स बने थे तो इंटरल्यूकिन्स एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिसमें टोसिलीजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। टोसिलूजुमैब जो इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्टिक का काम करती है। ये पहले भी इस्तेमाल होता है, जो साइटोकाइंस स्टॉर्म के लिए पहले भी इस्तेमाल होता था। दूसरा, प्लाज्मा भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको कोरोना हो जाता है उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, उसका प्लाज्मा हम
ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत होता था एंड विटामिन सी का इस्तेमाल। विटामिन डी एक्चुअली दोस्तों ये इंटरल्यूकेंस को प्रोडक्शंस को कम कर देती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, बस इसका इतना ही काम है। दूसरी विटामिन सी जो होती है वो न्यूट्रलाइज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को, जब न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होता था तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ बनती है, यानी कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करती है। दूसरा ये कोलेजन फार्मर को, कोलेजन का काम ये होता है कि ये जो सेल होती है सेल को इंटैक्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जब सेल स्ट्रेंथ रहेगा तो उसको आसानी से यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा वायरस। इस तरह से विटामिन डी विटामिन सी काम करती है। इसके अलावा जिंक का भी इस्तेमाल होता है। जिंक क्या करता है, ये भी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। दूसरा एक मेडिसिन और थी आइवरमेक्टिन, जो कि ये भी कोरोना में इस्तेमाल हुआ है। आइवरमेक्टिन का काम ये है दोस्तों कि जब वायरस हमारे होस्ट सेल में पहुंचती है तो ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस हाईजैक कर लेती है, समझ लीजिए उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके काम को रोक कर अपना काम चालू कर देती है। तो ये आइवरमेक्टिन क्या करता है, ये वायरस को हाईजैक करने से रोकता है। इस तरह से मैंने एक समरी बता दिया। थैंक यू वेरी मच।